सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और स्वागत विनय रावत आपका भी, क्योंकि आज अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विनय रावत आज हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, आज खासे महत्वपूर्ण विषय हैं और इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, गहमा-गहमी है, वो ज़रूर चल रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जहां अखिलेश यादव भी पुरज़ोर कोशिश में हैं, अलग-अलग छोटे-छोटे संगठनों के साथ उनकी बैठकें चल रही हैं। आज महान दल के साथ उनकी बैठक हुई। समर्थन मिला है, महान दल ने अपना समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को और वहाँ एक बैठक लखनऊ में हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी भी अब चुनावी मूड में है और जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में जेपी नड्डा आगरा में उनके कार्यक्रम और कार्यक्रमों के दौरान वो तमाम तरह की रणनीति और खास तौर पर कैसे चुनाव जीते, यही मूल मुद्दा। लेकिन उससे पहले जो एक और खासा महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में है, उसका हम जिक्र करना जरूरी समझेंगे कि वहां से हम शुरुआत करेंगे और आखिर में बात करेंगे ओलंपिक की, क्योंकि बहुत कुछ हमें उम्मीदें थी और बहुत कुछ हमने हासिल भी किया, लेकिन फिर भी कमियां हैं और बहुत पीछे हम नजर आ रहे हैं। बहुत दुनिया की टैली में अगर हम देखें तो बहुत पीछे हम हैं। हालांकि एक गोल्ड से हम खुश तो बहुत हैं, लेकिन अगर इतनी ही खुशी हमें जतानी है तो क्या कुछ और करना है, क्योंकि एक गोल्ड मेडल करके हम पूरे देश में भांगड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और चीन की अगर फहरिस्त देखें तो वहां काफी कुछ है उनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए, तो उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले शुरुआत विनय पूर्वोत्तर के राज्यों से करते हैं। हाल के दिनों में हमने देखा असम मिजोरम में जो द्वंद्व था, जो हालात बने, शायद पहली बार था कि दो राज्य के बीच में फायरिंग हो जाती है, 5 से 6 लोगों की मौत होती है, जिसमें फोर्सेस के लोग भी थे और एक दूसरे राज्य में एफआईआर होती है, खुद मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरे राज्य में एफआईआर होती है और ट्विटर पे ये तमाम चीजें सार्वजनिक हो जाती हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री अपील करते हैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, तो ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच अभी भी हालात उस हद तक सामान्य नहीं हुए हैं कि आम जनजीवन उससे प्रभावित ना हो। प्रभाव इस हद तक है विनय कि जो तमाम जो टैंकर थे पेट्रोल डीजल के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, वो जब जा रहे थे वो रास्ते में फंसे हुए। हालात ये है कि वहां पर किल्लत हो गई है पेट्रोल और डीजल को लेकर और राशनिंग अब वहां शुरू हुई है, लिमिट तय कर दी गई है। इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हम अब तक अन्य राज्यों में जो स्थिति बनती है उसका तो जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। कश्मीर का खास तौर पर अगर हम हवाला ले लें, या लद्दाख में जब चीन के साथ स्थिति बनती है तो हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके बातचीत करते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर में दो राज्यों के बीच की भिड़ंत अगर इस हद तक पहुंच जाए कि वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी ना पहुंच पाए, उसकी किल्लत होने लगे, ऐसी स्थिति में हालात किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? शाकिर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब दो राज्य सीमा साझा करने को लेकर विवाद करने लगते हैं और 26 जुलाई को जिस तरह से जो विवाद हुआ, असम पुलिस के 5 जवान मारे गए और एक नागरिक की भी मौत हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बातचीत से इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाया जाए। तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिर जब आप इस तरह से विवाद होते हैं, तो उन्हें सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने बताया कि मिज़ोरम सरकार ने ये स्थिति हो गई है वहाँ पे मिज़ोरम में कि सरकार ने वहाँ पे ईंधन की जो लिमिट है वो तय कर दी है। तो सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्योंकि असम से ज़्यादातर जो भी आपके टैंकर हैं या जो भी आपके वाहन हैं, ईंधन लेके आते हैं, वो फँसे हुए हैं। नेशनल हाईवे 306 वहाँ पर है जहाँ से असम के रास्ते होते हुए और मिज़ोरम आपके ईंधन के टैंकर या अन्य वाहन जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। अब बात अगर आपने कही कि जो विभाग है वहाँ पे खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, उसने एक आदेश जारी कर दिया है कि अगर आपको ईंधन चाहिए तो आप फिलिंग स्टेशन पर जाकर ही भरवा सकते हैं। आपको बैरल में नहीं दिया जाएगा, आपको किसी अन्य कंटेनर में नहीं दिया जाएगा। लिमिट तय कर दी गई है, स्कूटर के लिए 3 लीटर कर दिया गया है, वहीं अगर 2 पहिया वाहन है तो उनके लिए 5 लीटर कर दिया गया है। और अगर उससे भारी वाहन है तो 10 लीटर या उससे बड़े मध्यम मोटर वाहन हैं तो उनके लिए 20 लीटर एक बार में कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो सीमाएँ तय करना या फिर कहा जाए कि इस तरह से ईंधन पर रोक लगा देना कि आपको सिर्फ़ इतना ही ईंधन मिलेगा, ये किसी न किसी राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है। देखिए, आवाजाही तो चलती ही रहेगी, आस-पास के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं आएँगे और जाएँगे। अगर विवाद होता भी है 2 राज्यों में तो इस प्रकार से आवाजाही बंद नहीं करनी चाहिए, इस तरह के प्रतिरोध नहीं करने चाहिए कि आपको ईंधन की किल्लत हो जाए, आपको पाबंदियाँ लगानी पड़ें।
और महत्वपूर्ण ये भी है कि बातचीत करके दोनों सरकारें, दोनों राज्य की सरकारें सामंजस्य बिठाएं, बातचीत करें और समस्या का हल निकालें। देखिए, जब कहीं पे भी विवाद होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। असम का नुकसान हुआ, 5 पुलिसकर्मी मारे गए, एक नागरिक मारा गया। मिजोरम में भी बहुत नुकसान हुआ, कई लोग घायल हुए, एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। तो शाकिर, ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाए। इतिहास में बहुत ज़्यादा समस्याएँ रहीं, कई कानून रहे जिसकी वजह से आज ये सीमा विवाद है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मिज़ोरम या असम ही एक दूसरे राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और भी अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और भी कई राज्य हैं जो एक दूसरे के साथ सीमाएँ साझा करते हैं, लेकिन इस प्रकार के विवाद जो हैं वो वहाँ ज़्यादा सामने नहीं आते हैं, जिस तरह से हाल-फिलहाल में हमें पूर्वोत्तर के इन 2 राज्यों में देखने को मिला। बिल्कुल, पूर्वोत्तर के में जो हालात हैं, उस पर गृह मंत्रालय से लेकर तमाम जो एजेंसियाँ हैं, उस वो भी काम कर रही हैं, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बेहतर होगा क्योंकि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बिना अगर हम बात करें, अगर वो कम होते हैं, उसकी शॉर्टेज होती है, उसके लिए दिक्कत होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये भी मानना होगा कि अन्य चीज़ों की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा होगा। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो आने वाले समय में दवाई और अन्य जो सामान जो देश के अन्य राज्यों से पहुँचता है, उसकी भी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। लिहाज़ा उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकारें थोड़ा प्रोएक्टिव होंगी और इन तमाम चीज़ों का हल निकालेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे पूर्वोत्तर से ज़रा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंटर करते हैं, वहाँ दखल देते हैं और देखते हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कुछ कर रही है। आज 2 बड़ी चीज़ें उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर चुनावों के नज़रिए से देखें तो हुई तो लखनऊ में अखिलेश यादव और महान दल के केशव देव मौर्य की मुलाकात हुई है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय का जो ऑडिटोरियम है, उसमें महान दल के कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस पर केशव देव मौर्य ने धन्यवाद भी अखिलेश यादव का किया जी। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि असली केशव देव तो मेरे पास हैं, बाकी तो सब नकली हैं और इस तरह से उन्होंने एक तंज भी था कहाँ जा रहा है वो निशाना वो भी आप समझ रहे हैं और साथ ही जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है आगरा में तमाम कार्यक्रम उनके और प्रदेश भर में जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख हैं पंचायत अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ रहे हैं और जो विधायक, सांसद, पदाधिकारी उनके साथ बैठकर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। बैठ के तो दोनों तरफ चल रही हैं। दरअसल माहौल अब गरमा गया है। अखिलेश यादव का जो ये मूव है और जो ये कमेंट है, दरअसल किस तरफ वो निशाना साध रहे हैं क्योंकि आज की जो बैठक थी अखिलेश यादव की, उसमें उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों की ये जनसंख्या का आकलन होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन्होंने सिस्टम भी बताया वहाँ का कि मिस्ड कॉल के ज़रिए अगर बीजेपी कार्य अपने वर्कर्स को बढ़ा सकती है, हुँ। जॉइनिंग करवा सकती है, तो फिर क्यों नहीं जनगणना मिस्ड कॉल के ज़रिए हो सकती है? ये तमाम चीज़ें कही हैं, किस तरह से देखेंगे? शाकिर, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस हिसाब से सपा ने कहा था कि वो बड़े दल को साथ ना लेकर छोटे दलों को इस बार साथ लेके चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और यही उनकी रणनीति भी है। तो महान दल के साथ देखा जाए तो एक हो गए हैं और जिस तरह से आपने कहा कि पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं करवाना चाहती है सरकार और जिस हिसाब से बीजेपी ने मिस्ड कॉल के ज़रिए अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया या फिर कर रही है, तो क्या इसी तरह से जनगणना का काम नहीं करवाया जा सकता है? हालाँकि अखिलेश यादव ने महज़ जनगणना पे ही बात नहीं की या फिर सिर्फ़ पिछड़ा वर्ग को लेकर ही कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अन्य दूसरे मुद्दों को भी खगालने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने आपने देखा होगा कि उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि असल में सब्जियाँ तो हम ही उगाते हैं, लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर बिल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार लाना चाहती है ताकि उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचा सके, उनको ज़मीन देने की बात कही। तो अगर मोटा-मोटी देखा जाए तो अखिलेश यादव जिस हिसाब से रणनीति बनाते दिख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि छोटे दलों को अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश की आज उन्होंने दावा किया कि हम पहले 350 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, आज हम 400 सीटों पर जीत का दावा करते हैं। तो शाकिर, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आपके साथ कोई दल मिल रहा है, तो आपको ना सिर्फ़ आपकी मनोस्थिति पर उसका प्रभाव देखा जाता है, बल्कि जो जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और उस दल के साथ कौन से लोग जुड़े हुए हैं, किस वर्ग के लोग उनके साथ हैं, वो लोग भी आपके साथ आते हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप उस वर्ग की बात करें। तो इसीलिए पिछड़ा वर्ग को लेकर अखिलेश यादव ने यहाँ आज
जनगणना की बात कही और उनका कहना है कि हमें जनगणना करवानी चाहिए पिछड़ा वर्ग की, सरकारें नहीं करवाना चाहती हैं, लेकिन हम जब आएँगे तो हम ज़रूर जनगणना करवाएँगे। वहीं मैं आपको एक बात पे और यहाँ कहना चाहूँगा कि दलित कार्ड खेलने के साथ-साथ उन्होंने बीजेपी पे ये भी निशाना साधा कि पिछड़ों की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो कोशिश करती आ रही है। दिल्ली में जो सरकार है उसकी कोशिश है कि पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों को बनाया जाए, पिछड़ा वर्ग के लोगों को सीटें दी जाएँ, उनको आगे लाया जाए। तो अखिलेश का कहना है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो वोट होंगे, वो भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है इस वर्ग के, तो इसे लेकर इसे साधने की कोशिश जिस हिसाब से एक तरफ बीजेपी सरकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसानों पे भी कोशिश की, किसानों को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बीजेपी सरकार किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, 3 कृषि कानूनों की लाने की बात कर रही है, उससे किसानों को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, काले कानून हैं, ये इस तरह से उन्होंने साफ कहा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, भ्रष्टाचार तो बढ़ा, पंचायती चुनाव में, ज़िला परिषद के चुनाव में काला धन सामने आया, ये सब देखने को मिला। तो अखिलेश की पूरी कोशिश है कि कहीं न कहीं बीजेपी को दबाया जाए और उस तरफ से बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि चुनावी रणनीति के हिसाब से किस हिसाब से अपनी विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधा जाए। आपने कहा कि जिस हिसाब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उत्तर प्रदेश में 2 दिन से दौरा कर रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ब्लॉक प्रमुखों से मिल रहे हैं, किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अगर आपने ध्यान दिया हो कि पहले की सरकारों में किसानों को लाठियाँ खानी पड़ती थी यूरिया खाद लेने के लिए, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तो नीम कोटेड यूरिया हमारी सरकार किसानों को दे रही है। किसान निधि योजना के तहत हम किसानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो देखिए हर सरकार, हर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। 403 सीटों पर के प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा ने बैठक की, जिला परिषद और पंचायत के नतीजों को उन्होंने कहा कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से इसे देखें जिस हिसाब से हम जीत कर आए हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है, सपा भी अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगा रही है। सपा ने एक बात और कही आपने अगर गौर किया हो शाकिर कि अखिलेश यादव ने कहा कि जहाँ एक तरफ बीजेपी अलग-अलग वो कर रही है, रैलियाँ कर रही है, अगर समाजवादी पार्टी एक साइकिल यात्रा निकाल देती है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो कहीं न कहीं उनकी कोशिश है कि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था राज्य में है, उसके ऊपर भी उन्होंने हमला बोला है और लगातार बीजेपी भी अपने तकरीबन 27,000 बूथों पर पार्टी के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने अलग-अलग कुछ रणनीतियाँ भी बनाई हैं जैसे कि 9 से 15 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा के स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, उनकी मूर्तियों को साफ किया जाएगा, साफ-सफाई की जाएगी। 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान चलाया जाएगा। तो देखिए चुनाव हैं, चुनाव आएँगे तो रणनीति सबकी होगी। हालाँकि अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किस हिसाब से अपने वोट का इस्तेमाल करती है, अपने मत का इस्तेमाल करती है और किसे विजयी बनाती है। बिल्कुल, ये तमाम कोशिशें हैं, लेकिन जो काम हैं दरअसल वो किस हद तक हुए ये तो फ़ैसला अब आम लोग कर पाएँगे कि किस क्षेत्र में कितना काम हुआ। ख़ासतौर पे तब जब अब मानसून की दस्तक है और बारिश हो रही है, तो इसने तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की पोल भी खोल के रख दी कि कहाँ कितनी बदहाली है सड़कों की। ये बिल्कुल। स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। सरकारों की तरफ से अपने कामों को लेकर गिनवाया जा रहा है, लेकिन जो आम मतदाता है, आम वर्ग है, वो इन तमाम चीज़ों का आकलन भी कर रहा है। जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार कोशिश ये करते हैं कि वो कुछ बताया जाए जो उनके फ़ेवर में हो। लेकिन सनराइज़ हुँ। न्यूज़ की टीम जो लगातार ग्राउंड पे भी काम कर रही है, वो उस रिपोर्ट में भी ये साफ हो रहा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत स्पष्ट तौर पर किसी के साथ जाती हुई नहीं दिख रही है। वो अपने आप को खामोश रखकर आकलन कर रही है और साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि आने वाले वक़्त में चुनाव के ऐन मौके पर वो तय करेंगे कि दरअसल जाना किधर है। तो ये तो एक तरह से घंटी है तमाम राजनीतिक दलों के लिए कि वो अगर ये सोच के बैठे हैं कि वोट हमारे ही तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। जनता आकलन भी कर रही है और बहुत बारीक नज़र बनाए हुए है। विनय आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक का ज़िक्र अगर हम कर लें क्योंकि एक गोल्ड मेडल आने के बाद देश में एक खुशी का माहौल है। लेकिन दरअसल ये खुशी का माहौल और जो बाकी मेडल आए उसको लेकर उत्साह किस हद तक जायज़ है? जबकि हम अगर पॉइंट्स टैली देखें, वो मेडल टैली देखें, तो हम काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं।
शाकिर, देखिए, नीरज चोपड़ा ने कल पूरे देश को, कहा जाए कि 130 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम कहाँ पर हैं, हम बहुत पीछे हैं इस टैली में। ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वाला एक ऐसा स्तर है जहाँ पे पूरी दुनिया से खिलाड़ी आते हैं। अलग-अलग देश के प्रतिद्वंदी आपके सामने होते हैं। आपने एक स्वर्ण पदक अपने नाम किया, 2 रजत आपको मिले और 4 कांस्य पदक भी अपने आपने भारत की झोली में डाले। हालाँकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। देखिए, जिस हिसाब से हम तैयारी करके जाते हैं, जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों ने इस बार ओलंपिक्स में अपने सामने वाले प्रतिद्वंदियों को जिस तरीके से चुनौती दी, बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसे खेल भी रहे, ऐसे खिलाड़ी रहे जो कई लोग हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों भारतीयों के दिल हमने जीते। शाकिर, यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है और बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि क्या सिर्फ़ हम क्रिकेट को ही एक खेल के तौर पर देखें? क्या हमारे देश में और खेल नहीं हैं? और अगर हैं तो फिर हम उन्हें बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमारे बच्चे सिर्फ़ किताबों के बोझ के तले या डिजिटल होती दुनिया में सिर्फ़ मोबाइल में आजकल ऑनलाइन गेम गेम खेलते हुए ही सीमित रह जाएँ? तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ना सिर्फ़ स्कूली स्तर पर, बल्कि जब वो स्कूल में हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे भी खेलों को आगे बढ़ाएँ, उन्हें उनके खेलों की तरफ उनकी रुचि बढ़ाएँ और सरकारों को भी कोशिश करना होगा। देखिए, एक स्वर्ण पदक मिल जाता है तो फलानी राज्य सरकार 10 करोड़ देती है, कोई 6 करोड़ देता है, कोई 4 करोड़ देता है। अगर आप उसी खिलाड़ी पे जब वो सालों भर परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो आप उस पे अगर उससे पहले आप करोड़ों की जगह लाखों ही खर्च करते हैं, तो और वो बेहतर और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हालाँकि ठीक है, आप जब कोई व्यक्ति जीतता है तो आप उसको इनामी राशि देते हैं, आप उसको सम्मान निधि देते हैं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हमारी सरकारों को ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी आपके खेल विभाग हैं या राज्य स्तर पर हैं या फिर नेशनल लेवल पर हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वहाँ अपने बेहतर खिलाड़ियों को भेजा जाए, उनका प्रशिक्षण करवाया जाए, बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, खान-पान की सुविधा हो, उन्हें उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर किसी चीज़ की है तो वो प्रोत्साहन की है, तभी हम ओलंपिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। हालाँकि इस बार 7 मेडल आए हैं, हमारे लिए गर्व की बात है और ये बहुत अच्छा है कि हम लगातार दूसरी टीमों को, दूसरे खिलाड़ियों को चुनौती पेश कर रहे हैं। एक अच्छा मैसेज हमारे तरफ से जाता है। प्रधानमंत्री ने भी अच्छी कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर महिला हॉकी टीम हार जाती है तो प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें फ़ोन करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं और कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है, आप हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने करोड़ों दिल जीते। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक हार झेल रहे हैं तो उसके पीछे का परिश्रम, त्याग हर किसी को नज़र नहीं आता है, सिर्फ़ वो हार नज़र आती है। ऐसे में आपको मोटिवेट करना, आपका प्रोत्साहन करना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है शाकिर। तो उम्मीद है कि सरकार इन तमाम मुद्दों पे सोचेगी और भविष्य में जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनको बेहतर सुविधाएँ मुहैया कराएगी। बच्चों को ख़ास तौर पे स्कूली लेवल में, कॉलेज लेवल में और ज़्यादा खेलों के प्रति आगे बढ़ाने में कोशिश करेगी ताकि हम ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में या और भी अन्य जो प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, उसमें भारत बेहतर प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल, आखिर में एक सवाल ये भी और इस पे भी राय आपकी जानना चाहेंगे कि दरअसल अब क्या जिस तरह से हमारे एथलीट्स हैं, जो अलग-अलग क्रिकेट के अलावा जो और खेल हैं, उनमें जो खिलाड़ियों की सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। उन्हें एक सिक्योर माहौल मिले जिस तरह से क्रिकेट में ए ग्रेड, बी और सी की कैटेगरी में आने वाले खिलाड़ियों को एक निर्धारित धनराशि दी जाती है, चाहे वो खेल खेलें या ना खेलें। उस तरह से कोई एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है ताकि खिलाड़ियों में भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि हाँ, वो अगर मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लें। अगर वो परिश्रम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक सिक्योरिटी है उनके पास जो सरकार को अपने स्तर पर ये जो तमाम एसोसिएशंस हैं, उनको अपने स्तर पर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा शाकिर आपने कि जब बात आ जाती है कि आप एक खेल को लगातार खेल रहे हैं, उस दौरान आपको इंजरीज़ भी होती हैं, उस दौरान आप हार का भी सामना करते हैं। तो ऐसे दौर में आपको देखिए, मॉनेटरी हेल्प सिर्फ़ आपके अपने ही आपको कर सकते हैं। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उसमें ग्रेड बँटे हुए हैं और उन ग्रेड के तहत उन्हें एक निर्धारित राशि दी जाती है। तो सरकार को इस तरह की नीति भी बनानी चाहिए कि अगर सिर्फ क्रिकेट के अलावा और भी जो खिलाड़ी हैं, अन्य खेलों में जो हिस्सा लेते हैं, भारत का बाहर जाके और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके लिए भी इस प्रकार की जो राशि है, वो निर्धारित करनी चाहिए,
ताकि उन्हें एक कम से कम ये सुरक्षित महसूस तो करें कि हम फाइनेंशियली तौर पे हम स्ट्रांग रहें। कई खिलाड़ी आपने देखे होंगे जो कई खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें या तो फिर कभी सब्जी बेचना पड़ता है लॉकडाउन की स्थिति में, या फिर दुकान पर काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। तो शाकिर, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इसके बारे में भी सोचे और पॉलिसी बनाए कि जो भी खिलाड़ी हैं, उन्हें एक निर्धारित राशि दी जाए, ताकि वो अपने ना सिर्फ खान-पान को, बल्कि अपनी जो भी इंजरीज़ हो जाती हैं, उनको लेकर भी वो बेहतर तरीके से उन्हें ठीक करवा पाएँ और सही करवा पाएँ। देखिए, अगर खेल में आपको बेहतर करना है, तो खान-पान और आपकी जो लगातार होने वाली इंजरीज़ हैं, इन 2 चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेहतर खान-पान लेंगे, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे, और प्रदर्शन के दौरान अगर आपको चोट लग जाती है, आप घायल हो जाते हैं, तो आपको बेहतर इलाज मिलेगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों से ही मतलब संभव है। तो इसलिए ये निर्धारित राशि जो आपने कहा है, वो बेहद ज़रूरी है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनय तमाम चर्चा के लिए। तो दर्शकों को ये हमारी चर्चा कैसे लगी? महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हम लगातार आज की बात पे करते रहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया विनय।